हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी विद उषा मैम चैनल पे। आज हम 6th क्लास का सामाजिक विज्ञान का पार्ट नंबर 6 भारतीय सभ्यता का प्रारंभ पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता जो हड़प्पा सिंधु अथवा सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जानी जाती है, वास्तव में कई मायनों में एक अनूठी सभ्यता थी। इसे दिखाया कि कैसे एक सम्यक रूप से संतुलित समुदाय रहता है जहां धनवान और निर्धन के बीच बिल्कुल अंतर नहीं है। संक्षेप में हड़प्पा के सामाजिक परिदृश्य में शोषण नहीं बल्कि आपसी सामंजस्य दिखाई देता है। ठीक है, तो यानी कि भारत की सबसे जो प्राचीन सभ्यता है, कौन सी सभ्यता है? वो हमारी हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, और इसको हम सिंधु सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले इस 6th क्लास में क्या है कि कोई भी चैप्टर आप स्टार्ट करते हैं उससे पहले इसमें क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि सभ्यता क्या है, और दूसरा है कि भारतीय उपमहाद्वीप की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी, और तीसरा है कि उसकी मुख्य उपलब्धियां क्या थी। जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो इस चैप्टर के साथ में हम इन सारे क्वेश्चंस के हमें आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमें दिखा रखा है चित्र 6.1 धौलावीरा किला क्षेत्र का उत्तरी द्वार इसमें दिखा रखा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सभ्यता क्या है। अध्याय 4 के अंत में हमने देखा कि कैसे मनुष्य का पहला समूह एक स्थान पर रहने लगा, कृषि करने लगा, कैसे उसने कुछ तकनीकों जैसे भवन निर्माण, धातु विज्ञान, यातायात साधन का विकास किया और सभ्यता की ओर उन्मुख हुआ। आखिर सभ्यता क्या है? सामान्यतः इस शब्द का प्रयोग मानव समाज के उन्नत चरण के लिए किया जाता है। इसे और स्पष्ट करने के लिए हम यहाँ इस बात पर विचार करेंगे कि एक सभ्यता में कम से कम निम्नलिखित विशेषता होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर हम किसी को भी ये कहते हैं कि सभ्यता क्या है, तो किसी भी सभ्यता में कम से कम उसमें कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले इसमें शासन और प्रशासन का कोई रूप, यानी कि जटिल समाज और उसके अनेक कार्यकलापों के प्रबंधन हेतु। दूसरा है नगरीकरण, नगर योजना, नगरों का विकास और उनका प्रबंधन, जिसमें सामान्यतः जल प्रबंधन और जल निकास व्यवस्था आती है। तीसरा है इसमें विभिन्न प्रकार के शिल्प, कच्चे माल, पत्थर और धातु का प्रबंधन और तैयार माल जैसे आभूषण और उपकरण का उत्पादन। फिर आपका व्यापार, सभी प्रकार की वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए आंतरिक एक नगर अथवा एक क्षेत्र के अंदर और बाहरी दूरस्थ अथवा विश्व के अन्य भागों के साथ व्यापार। ठीक है, फिर है लेखन का कोई रूप, अभिलेखों को रखने और संवाद बनाने के लिए आवश्यक। फिर है जीवन और विश्व के बारे में सांस्कृतिक विचार, कला, स्थायित्व, साहित्य, श्रुति परंपराओं और सामाजिक रीति रिवाजों के माध्यम से जीवन और विश्व की अभिव्यक्ति। फिर है कृषि उत्पादकता, जो गांव ही नहीं बल्कि नगरों को भी भोजन उपलब्ध करा सके। यानी कि एक समाज के अंदर इन सारी चीज़ों की जब विशेषताएं होंगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे सभ्यता। ठीक है, आज विश्व के अधिकांश समाजों में उन सभी विशेषताओं को आसानी से देखा जा सकता है जिस तरह हमने सभ्यता को परिभाषित किया। उस अर्थ में सभ्यता का आरंभ कब हुआ? ठीक है, विश्व के विभिन्न भागों में अलग अलग समय पर सभ्यताओं का आरंभ हुआ। जिस क्षेत्र को मेसोपोटामिया, आधुनिक इराक और सीरिया के नाम से जाना जाता है, यानी कि देखिए आज जिसे हम आधुनिक इराक और सीरिया के नाम से जानते हैं, वो जो क्षेत्र था उसको पहले मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि मेसोपोटामिया का पुराना नाम क्या है, तो इराक और सीरिया। वहाँ लगभग 6000 वर्ष पहले सभ्यता का आरंभ हुआ। ठीक है, और इसके कुछ शताब्दियों के बाद प्राचीन मिस्र की सभ्यता का आरंभ हुआ। आप इन सभ्यताओं और अन्य सभ्यताओं के बारे में आगे कक्षाओं में पढ़ेंगे। सही अर्थों में उन प्राचीन सभ्यताओं के बहुत बड़े योगदान और प्रगति के कारण ही मानवता आज वर्तमान स्थिति में पहुंच सकी है। अभी हम केवल भारतीय उपमहाद्वीप और उसके उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर दृष्टि डालेंगे जहाँ से हमारी कहानी आरंभ होती है। ठीक है, देखिए दे रखा है आपको मेसोपोटामिया का आरंभ। ठीक है, ये 4000 सामान्य शताब्दी पूर्व है। फिर आपकी मिस्र की सब ये 3000,
फिर ये आपका ये 2000 और हम बात करेंगे सिंधु सरस्वती सभ्यता। ठीक है, यानी कि इसमें चित्र 6.2 में 2600 से 1900 सामान्य शताब्दी पूर्व तक सिंधु सभ्यता का समय रेखा दर्शाती है। ठीक है, हम बात करते हैं गांव से नगर। पंजाब आज भारत और पाकिस्तान में विभाजित। ठीक है, जो पंजाब पाकिस्तान में भी और पंजाब भारत में भी। ठीक है, और सिंध अब पाकिस्तान में के विशाल मैदानों को सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां सिंचित करती हैं। सिंधु नदी ने इन मैदानों को उपजाऊ और कृषि के अनुकूल बनाया। इन मैदानों की पूर्व दिशा में कुछ शताब्दियों पहले एक अन्य नदी सरस्वती हिमालय की तलहटी से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के कुछ क्षेत्रों से होकर प्रवाहित होती थी। 3500 सामान्य शताब्दी पूर्व से इस पूरे क्षेत्र में गांव नगरों में परिवर्तित हो गए और लगभग 2600 सामान्य शताब्दी पूर्व में बढ़ते व्यापार और अन्य विनियमों के कारण नगर महानगरों में परिवर्तित हो गए। ठीक है, इस सभ्यता को पुरातत्ववेदाओं ने सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु सरस्वती सभ्यता जैसे नाम दिए। हम इन सभी नामों का प्रयोग करेंगे। इस सभ्यता के निवासियों को हड़प्पाई या हड़प्पावासी कहते थे। यह विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। इस विकास प्रक्रिया को भारत का पहला नगरीकरण भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए ये है सुलेमान श्रेणी, हिंदू कुश की पहाड़ियाँ, हिमाचल। ठीक है, इसमें हमारी अरावली श्रेणी, देखिए ये है कि जो हड़प्पाई नगर हैं वो कौन से राज्य में हैं। ठीक है, देखिए धौलावीरा ये पंजाब में है, हड़प्पा गुजरात में, कालीबंगा सिंध में, मोहनजोदड़ो हरियाणा, राखीगढ़ी राजस्थान। ठीक है, देखिए अब इसमें सरस्वती नदी के बारे में दे रखा है कि 6.3 में सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों को दर्शाया गया। मोहनजोदड़ो हड़प्पा जैसे नगर इन नदियों के किनारे विकसित हुए। सरस्वती नदी, जिसे आज भारत में घग्गर और पाकिस्तान में हाकरा, इसे घग्गर हाकरा भी कहा जाता है, के नाम से जाना जाता है, कि किनारे भी अनेक प्रायस्थल मिले। आज यह एक मौसमी नदी है जो मात्र वर्षा ऋतु के दौरान बहती है। सरस्वती नदी का वर्णन सबसे पहले प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में मिलता है। देखिए पूछें आपसे कि सरस्वती नदी का वर्णन पहले कहाँ पे मिलता है, तो जो सबसे प्राचीन वेद है वो कौन सा, हमारा ऋग्वेद, उसके अंदर सरस्वती नदी का वर्णन मिलता है। ठीक है, इसके बारे में हम अध्याय 7 में पढ़ेंगे। ऋग्वेद में सरस्वती को एक देवी और पर्वत से निकलकर समुद्र तक बहने वाली एक नदी दोनों रूपों में पूजा गया है। भारतीय ग्रंथों में इस नदी के सूखने और अंततः लुप्त हो जाने का वर्णन मिलता है। ठीक है, बात करते हैं नगर योजना। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान में है, इस सभ्यता के सबसे पहले 2 नगर हैं जिनकी खोज लगभग 1 शताब्दी पूर्व 1924 में की गई थी। सिंधु नदी के मैदानों में बहुत से प्रायस्थल मिले हैं, जिसके कारण सभ्यता को आरंभ में सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया। बाद में अन्य प्रमुख नगर जैसे धौलावीरा गुजरात में, राखीगढ़ी हरियाणा में, गंवेरीवाला पाकिस्तान के चोलिस्तान मरुस्थल में और सैकड़ों छोटे स्थलों जैसे गुजरात में लोथल की खोज की गई एवं कुछ की खुदाई भी की गई। इस प्रकार की खोजें आज भी जारी हैं। यह रोचक है कि सरस्वती नदी की द्रोणी बेसिन में न केवल 2 महानगर राखीगढ़ी और गंवेरीवाला आते हैं, बल्कि छोटे छोटे अनेक नगर हरियाणा में फरमाना, राजस्थान में कालीबंगा और कुछ अन्य नगर हरियाणा के 2 नगर भिराना और बनवाली भी आते हैं। निसंदेह मानचित्र पृष्ठ 89 पर 6.3 दिए गए क्षेत्र में परास्थलों की संघनता स्पष्ट दिखती है। अधिकांश हड़प्पा सभ्यता के नगर सुनियोजित योजना के अंतर्गत निर्मित किए गए थे। उन नगरों की चौड़ी सड़कें थीं। ठीक है, इनको पेज 92 और 6.4 और 6.5 समानता चारों दिशाओं की ओर उन्मुख होती थी। अधिकांश नगरों के चारों किलेबंदी की गई मिलती है और नगर के 2 विशिष्ट भाग मिलते हैं। ऊपरी नगर, जहाँ संभवतः अभिजात वर्ग के लोग रहते थे, और निचला नगर, जहाँ पर साधारण लोग रहते थे। कुछ बड़े भवनों का उपयोग सामूहिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। उदाहरणार्थ गोदाम, जहाँ परिवहन किए जाने वाली वस्तुओं को रखा जाता था। सड़कों और गलियों में विभिन्न आकारों के निजी घर मिलते हैं।
रोचक बात है कि बड़े और छोटे घरों के निर्माण की गुणवत्ता एक समान मिलती है। समानतः उन भवनों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया था। कुछ रचनाओं के निर्माण का उद्देश्य आज भी चर्चा का विषय हो सकता है। मोहनजोदड़ो प्रसिद्ध महास्नानागार एक छोटा और विस्तृत स्नानागार है जिसका आकार 12.7 मीटर है। सबसे ऊपर जमाई गई ईंटें पर जलरोधक सामग्री जैसे डामर के रूप में प्राकृतिक बिटुमन की परत चढ़ाई गई। स्नानागार के चारों ओर छोटे छोटे कमरे मिलते हैं। उनमें से एक कमरे के अंदर कुआं मिलता है। समय समय पर स्नानागार के पानी को खाली करने के लिए कोने में एक नाली भी है। इस स्नानागार को स्वच्छ पानी के समय समय पर भरा जाता था। ठीक है, देखो ये महास्नानागार है। ठीक है, ये इसकी चौड़ी ये देखो ये महास्नानागार है। धोलावीरा के मध्य नगर के आवास क्षेत्र की लंबा सड़कें या धोलावीरा में 3 अलग अलग क्षेत्र थे कि अन्य नगरों की तरह 2 इस क्षेत्र में अधिकांशतः भवनों की नींव पत्थरों से ये बनाई गई थी। ठीक है, तो ये मोहनजोदड़ो का महास्नानागार है। इसके निर्माण का उद्देश्य क्या रहा होगा? पुरातत्ववेत्ताओं ने अनेक संभावित व्याख्याएं प्रस्तुत की। सार्वजनिक स्नान के लिए स्नानागार, केवल राजसी परिवार के लिए स्नानागार, धार्मिक कार्यों के लिए प्रयोग होने वाला स्नानागार। हालांकि पहली व्याख्या अब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह पाया गया है कि इस नगर के अधिकांश घरों में स्नानागार बने हुए थे। देखिए जो ये महास्नानागार था, यानी कि इस इतने बड़े तालाब को, इतने बड़े महा स्नानागार को क्यों बनाया गया था, तो इसमें सबने अलग अलग बातें कही हैं। ठीक है, कुछ लोगों ने कहा कि केवल जो बड़े बड़े राजसी परिवार थे उनके एक साथ नहाने के लिए या धार्मिक कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, लेकिन जो ये पहली वाली चीज़ें, इनको अब स्वीकार्य नहीं किया गया क्योंकि अब ये पाया गया है कि अधिकांश घरों में ये स्नानागार बने हुए थे। ठीक है, अवैध जल प्रबंधन। हड़प्पावासी जल प्रबंधन और स्वच्छता को बहुत महत्व देते थे। उनके घरों में स्नान के लिए अलग स्नानागार हुआ करते थे। ये नगर जल निकास प्रणाली से जुड़े होते थे जो साधारणतः सड़कों के नीचे होती थी जिनमें अपशिष्ट जल बहता था। ठीक है, ये देख लीजिए, ये भी लोअर गुजरात में जल निकासी प्रणाली की पानी को किस तरीके से वहाँ से निकाला जाता था। मोहनजोदड़ो में लोग ईंटों से बनाए हुए कुओं से पानी निकाला करते थे, किंतु अन्य क्षेत्रों में तालाब, पास के झरनों अथवा मानव जलाशयों में पानी लेते होंगे। धोलावीरा में गुजरात में कचकेरन में एक 73 मीटर लंबा सबसे बड़ा जलाशय मिला है। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ा जलाशय कहाँ मिला है? वो मिला है हमें धोलावीरा में, और धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, धोलावीरा में पत्थरों और यहाँ तक कि चट्टान को काटकर कम से कम 6 विशाल जलाशयों का निर्माण किया गया था। इनमें से अधिकांश को कुशल जल संचयन और वितरण के लिए भूमिगत नालियों से जोड़ा गया था। ठीक है, ये देख लीजिए, धोलावीरा में चट्टान को काटकर बनाया गया ये विशाल जलाशय। ठीक है, अब कि हड़प्पावासी क्या खाते थे? हड़प्पावासियों ने अपनी अनेक बस्तियां बड़ी और छोटी नदियों के किनारे बसाई थी। यह सिर्फ जल स्रोत तक आसानी से पहुंचने के लिए ही नहीं बल्कि कृषि की दृष्टि से भी एक औचित्यपूर्ण विकल्प रहा होगा, क्योंकि नदियां अपने आसपास की भूमि को उपजाऊ बनाती हैं। प्राथमिक खोजें दर्शाती कि हड़प्पावासी दलहन और अनेक किस्म की सब्जियों के अतिरिक्त जौ, गेहूँ, कुछ मोटे अनाज, बाजरा और कभी कभी धान जैसी अनाज की खेती भी करते थे। यूरेशिया में कपास उगाने में वे सर्वप्रथम थे जिसका उपयोग वे कपड़ा बुनने में किया करते थे। उन्होंने हल सहित खेती के कई उपकरण बनाए जिनमें से कुछ का उपयोग आधुनिक समय में किसानों द्वारा किया जाता है। देखो मिट्टी से निर्मित यह हल। ठीक है, यह गहन कृषि गतिविधियों सैकड़ों छोटे ग्रामीण स्थलों अथवा गांवों द्वारा संचालित की जाती थी। अभी भी तरह तब भी ग्रामीण क्षेत्रों से पर्याप्त कृषि उपज प्रतिदिन उपलब्ध पर ही जीवित रह सकते थे। हड़प्पावासियों ने मांस के सेवन के लिए अनेक पशुओं को पाला और मछलियों के लिए वे नदियों और समुद्रों पर निर्भर थे। खुदाई में बड़ी संख्या में पाई पशुओं की हड्डियों और मत्स्य जीवाश्म से पता चलता है। हड़प्पावासियों के खाना पकाने के पात्रों में क्या होता था? मिट्टी के पात्रों की वैज्ञानिक जांच से कुछ प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं जिनमें प्रत्याशित दुग्ध उत्पाद और अप्रत्याशित जैसे हल्दी, अदरक और केले दोनों प्रकार के अवशेष हैं। स्पष्ट है कि उनके भोजन में बहुत विविधता थी। ठीक है,
इसके बाद है सक्रिय व्यापार। हड़प्पावासी ने केवल अपनी सभ्यता आसपास या बहुत दूर के अन्य नगरों में बल्कि भारत के भीतर और भारत के अन्य सभ्यताओं और संस्कृतियों के साथ भी सक्रिय रूप से व्यापार किया करते थे। उन्होंने आभूषण, लकड़ी, दैनिक उपयोग की कुछ वस्तुओं, संभवतः सोने, कपास और कुछ खाद्य वस्तुओं का निर्यात किया। उनके सर्वाधिक प्रिय आभूषण कार्निल के मोती थे, जो अधिकतर गुजरात में पाए जाने वाले लाल रंग के अल्प मूल्यवान पत्थर होते थे। हड़प्पा के कारीगरों ने उनमें छेद करने की तकनीक भी विकसित की थी ताकि धागे को डालकर उन्हें तरह तरह से सजाया जा सके। उन्होंने शंखों से बहुत सुंदर चूड़ियाँ भी बनाई। चूंकि साख का खोल सख्त होता है, अतः उन चूड़ियों को बनाने के लिए परिष्कृत तकनीक की भी आवश्यकता होती होगी। यह स्पष्ट नहीं कि हड़प्पावासियों ने निर्यातित वस्तुओं के बदले में किस वस्तु का आयात किया। संभवतः यह तांबा हो सकता है, क्योंकि यह धातु सामान्यतः उनके पास बहुतायत उपलब्ध नहीं थी। उन्होंने इस तरह के व्यापार को संचालित करने के लिए स्थल मार्ग एवं नदियों तथा अधिक दूरवर्ती गंतव्यों के लिए समुद्री रास्तों का उपयोग किया। यह भारत की प्रथम गहन समुद्री गतिविधि थी। वास्तव में गुजरात और सिंध के तटवर्ती क्षेत्रों में कई हड़प्पाई बस्तियां स्थित हैं। गुजरात में स्थित एक लघु बस्ती लोथल में आश्चर्यजनक रूप से 217 मीटर लंबाई और 36 मीटर चौड़ाई का एक विशाल बेसिन पाया गया है। इसकी लंबाई फुटबॉल के 2 मैदानों से थोड़ी अधिक है। इस बेसिन में बंदरगाह जैसी संरचना अवश्य रही होगी, जिसका इस्तेमाल नावों के माध्यम से वस्तुओं के आयात और निर्यात के लिए किया जाता होगा। इस प्रकार के व्यापक स्तर के व्यापार में यह आवश्यक था कि व्यापारी अपने सामान को और एक दूसरे को पहचाने। अनेक बस्तियों की खुदाई में मिली हजारों की संख्या में छोटी मोहरों का मुख्य उपयोग यही रहा होगा। ये मोहरें एक मुलायम पत्थर स्टेराइट से बनी थी, जिन्हें गर्म कर कठोर बनाया जाता था। इनका माप केवल कुछ सेंटीमीटर है। सामान्यतः इनके ऊपर जानवरों के चित्र बनाए गए हैं, किंतु इन पर लेखन प्रणाली के कुछ संकेत भी मिलते हैं। इस लेखन प्रणाली और पशुओं के चित्रों के प्रतीकों के अर्थ को भी अभी समझा जाना बाकी है, पर यह निश्चित है कि ये किसी प्रकार के व्यापार की गतिविधियों से संबंधित हैं। देखो यहाँ पे ये एक इन्होंने हड़प्पा की ये कुछ मोहरें हैं जिस पे जानवरों के निशान उन्होंने बनाए हुए हैं। ठीक है, ये प्राचीन जीवन की प्राथमिकता हड़प्पावासी निर्मित और उपयोग की गई अनेक वस्तुओं को सामने लेकर आए हैं। देखो जिसमें ये दिखा रखा है, एक कांस्य दर्पण है, ठीक है, एक पक्की मिट्टी का ये पात्र है, और ये आपके भार तोलने के कुछ पत्थर, ठीक है, कांस्य चैनी ये धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। ये देखो ये सारे पत्थर पर उकेरा गया है। इनको इस तरीके से वो लोग खेलते भी होंगे। एक खेल तैयार किया हुआ है, ठीक है, और एक छोटी मूर्ति से प्राय पुरोहित राजा कहा जाता है। ठीक है, ये कि यह किसकी प्रतिमा ये पता नहीं है, लेकिन ये दर्शाती मोहर शक्तिशाली पशुओं से घिरे ऊंचे स्थान बैठे देवता की ये दर्शाती हुई ये मोहरें हैं। ठीक है, ये देख लीजिए इस तरीके से ये वहाँ पे मिले हैं। अंत अथवा नई शुरुआत 1900 सामान्य शताब्दी पूर्व के आसपास इस सिंधु सरस्वती सभ्यता की सभी उपलब्धियों के बावजूद उसका ह्रास हो गया। इसके नगर एक के बाद एक खाली होते गए। यदि कोई निवासी वहां रहे भी तो उन्होंने परिवर्तित वातावरण, ग्रामीण जीवन शैली को अपनाया। ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्ववर्ती सरकार या प्रशासन अब विद्यमान नहीं रहा। धीरे धीरे हड़प्पावासी हजारों नहीं तो सैकड़ों की संख्या में छोटी छोटी बस्तियों के रूप में बिखर गए। इस सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? पुरातत्ववेदाओं ने इसके अनेक कारण बताए हैं। बहुत समय पहले सोचा गया कि युद्ध या आक्रमण ने इन नगरों का विध्वंस किया होगा, लेकिन युद्ध या आक्रमण के कोई निशान नहीं मिले। जहाँ तक प्रमाणों की बात है, हड़प्पावासियों ने वास्तव में कभी भी कोई सेना या युद्ध के हथियार नहीं रखे। यह अपेक्षाकृत एक शांतिपूर्ण सभ्यता प्रतीत होती थी। यानी देखिए जो ये हड़प्पा सभ्यता थी जो एक खत्म हुई थी, तो इसके कारण सबने अलग अलग बताए। ठीक है, कुछ लोगों ने कहा कि शुरुआत में कोई आक्रमण हुआ होगा, लेकिन आक्रमण के कोई भी वहाँ पे कोई निशान नहीं मिले। तो अब ये है कि वहाँ पे कोई इस तरह की कोई सेना भी नहीं थी, ना ही कोई हथियार रखता था। तो इस तरीके से जो ये सभ्यता थी एक बहुत ही शांतिपूर्ण सभ्यता थी। ठीक है, वर्तमान में 2 कारणों पर सहमति है। पहला, 2200 सामान्य शताब्दी पूर्व से विश्व को अत्यधिक प्रभावित करने वाले जलवायु संबंधी परिवर्तनों से वर्षा में कमी और शुष्कता की स्थिति उत्पन्न हुई।
ठीक है। तो देखिए 2 कारण है। पहला कारण तो यही है कि यहाँ पे लगभग 2200 साल से पूर्व जो जलवायु थी, जलवायु में परिवर्तन होना शुरू हुआ, ठीक है, जिस कारण वहाँ पे बारिश कम हुई और सूखे की स्थिति वहाँ पे उत्पन्न हुई होगी, ठीक है। इसने कृषि कार्य को अधिक कठिन बनाया होगा और नगरों की ओर खाद्य आपूर्ति में कमी आई होगी। दूसरा, सरस्वती नदी का मध्य बेसिन सूख गया, वहाँ कालीबंगा और बनवाली जैसे नगर अचानक छोड़ दिए गए। इसमें अन्य कारण भी रहे होंगे, लेकिन ये 2 कारण हमें याद दिलाते हैं कि हम अपने कल्याण के लिए अपनी जलवायु और पर्यावरण पर कितने निर्भर हैं, ठीक है। यद्यपि नगर लुप्त हो गए, लेकिन हड़प्पा की संस्कृति एवं प्रौद्योगिकी अधिकांशतः बची रही और यह भारतीय सभ्यता के अगले चरण में पहुंच गई, जिसके बारे में हम अगले अध्याय में पता करेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले तो देखिए, सिंधु हड़प्पा या सिंधु संस्कृति सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। हड़प्पा वासियों ने कुशल जल प्रबंधन, विविध शिल्पों और सक्रिय व्यापार के साथ सुनियोजित नगरों का निर्माण किया। उपजाऊ कृषि से नगरों को विभिन्न प्रकार की फसलें प्राप्त हुई। इस सभ्यता का जलवायु संबंधी और पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण अंततः ह्रास हो गया। लोग ग्रामीण जीवन शैली की ओर लौट गए, ठीक है। तो आपने जो हमें स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन पढ़े थे उनके आंसर आपको इसमें पता चल गए होंगे, ठीक है। यानी कि देखिए, जो हड़प्पा जो सभ्यता थी वो सबसे प्राचीन सभ्यता थी, ठीक है। और जो हड़प्पा वासी थे उन्होंने एक कुशल जल प्रबंधन प्रणाली, ठीक है, और विभिन्न तरह के जो शिल्प थे, ठीक है, और व्यापार के साथ सुनियोजित नगरों का निर्माण किया, ठीक है। और उपजाऊ कृषि से जो नगर थे, नगरों को विभिन्न प्रकार की फसलें भी प्राप्त हुई, ठीक है। और देखिए, इस सभ्यता के खत्म होने का कारण यही था कि वहाँ पे जो जलवायु में परिवर्तन आए, ठीक है। और परिवर्तन के कारण ही वहाँ पे जो ये सभ्यता थी वो खत्म हो गई, क्योंकि जब जलवायु में परिवर्तन आए तो वहाँ पे वर्षा भी कम हुई, ठीक है। और जो कृषि थी उसमें भी जो लोगों की जीवन शैली थी उसने भी उसको बहुत ही प्रभावित किया, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही और बच्चों को भी शेयर करें ताकि उनको भी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। और आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।